नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड में बंद रहा और बंद पर क्या कुछ हुआ दिन भर ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुछ विदेशी फॉरेनर्स लोगों की भी तस्वीरें आई हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबर होगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज रोजे का जो दावते इफ्तिहार था वो आज पार्टी दिया है। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया ये बताएंगे। इसके साथ 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड में भी किसी स्थान पर झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्वेटर बांटा जा रहा है स्कूलों में। अधिकारियों की आप इस काम को भी देख लीजिएगा आज। और इसके साथ साथ बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर कहा है कि वो भी मूलवासी हैं और उन्हें किसी मोहल्ले से भगाया नहीं जा सकता। पूरी खबर थोड़ी देर के बाद। और साथ में आरक्षण को लेकर राज्यपाल ने जो बिल लौटा दिया है, क्या इसे फिर से झारखंड की सरकार भेजेगी और क्यों झारखंड की सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जेएमएम समर्थक और आदिवासी.com ने आज मुख्यमंत्री को लेकर के कई ट्वीट किया और कहा है कि एक अकेला इस बाजार में सबसे लड़ रहा है। पूरी खबर पर हमारी नजर होगी। आज खबरों की शुरुआत करते हैं 60-40 के नियोजन नीति को लेकर झारखंड बंद से। झारखंड बंद रांची से लेकर दुमका और दुमका से लेकर चाईबासा तक आज झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई इलाके में बंद पूरा कारगर रहा तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में थोड़ा असरदार फीका रहा। लेकिन आज दिन भर स्टूडेंट सड़कों पर रहे, रोड जाम किया और रैली निकालकर ये कहा कि 60-40 नहीं चलेगा। लेकिन इसी क्रम में झारखंड के अलग अलग जिले में पुलिस के बल भी तैनात थे। और जब दोपहर के समय में अलग अलग क्षेत्र में स्टूडेंट निकले थे दोबारा बंदी के लिए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और ये बताने की कोशिश किया कि आप जबरदस्ती बंद नहीं करवाएंगे। लेकिन इसके पहले कई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ने कल ही देर शाम को बंद की घोषणा कर दी थी कि उनके संस्थान बंद रहेंगे। और आज ये बंद मिलने को दिखा। राज्य की सड़कों पर भी दिखा, वाहन बिना के बराबर चले। वहीं दूसरी ओर चक्रधरपुर में भी बंद असरदार रहा, लेकिन चाईबासा में मिला जुला देखने को मिला है। साहेबगंज से लेकर दुमका और दुमका से लेकर जामताड़ा तक बंद रहा। गिरिडीह में भी बंद समर्थकों ने घंटों रोड जाम रखा। इसके अलावा लोहरदगा से, गढ़वा से, रामगढ़ में महिलाओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और 60-40 के विरोध में नारेबाजी की। साफ तौर पर तमाम लोगों का ये मानना है कि 60-40 गलत नीति है और गलत नीति के चलते स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार को अब इस पर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। 60-40 पर बातचीत तो जारी ही रहेगी, क्योंकि जब तक इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तब तक स्टूडेंट आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन लगातार चल भी रहा है। सरकार को लगता है कि अगर वो इस पर फिलहाल किसी प्रकार का छेड़छाड़ करती है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए अब आपको हम आरक्षण का उस बिल के बारे में बताते हैं जो राज्यपाल के पास में गया हुआ था और माननीय गवर्नर साहब सीपी राधाकृष्णन ने उस फाइल को लौटा दिया। और ये फाइल में सीधे तौर पर ओबीसी का रिजर्वेशन जो 14% से बढ़ाकर 27% किया जाने की वकालत की गई थी और एसटी का जो था 26% से 28% और एससी का 10% से 12%, सब मिलाकर 67% होता है। और इसमें अगर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाए 10% तो झारखंड में रिजर्वेशन बढ़कर 77% हो जाएगा। ऐसे में 23% सीट जो होगी वो ओपन रह जाती है। अब इस फाइल को लौटाने के बाद यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी केस की हवाला दिया गया है। तो आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी केस क्या है और क्या दूसरे राज्यों में लागू है। इंदिरा गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम लिमिट 50% होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, इसलिए अब आरक्षण की सीमा को 60% किया गया है। जो झारखंड में 60-40 वाली नीति की आप बात सुन रहे हैं वो यही है, 60-40 की नीति, जिसमें 60% सीट रिजर्व होगा और 40% अनरिजर्व कैटेगरी में होगा, जिसका विरोध किया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में ये फार्मूला नहीं है तो फिर झारखंड में ये फार्मूला लागू क्यों होगा। जो संवैधानिक हो
उसे ही लागू करने की सरकार बात कर रही है, लेकिन स्टूडेंट का मानना है कि 90-10 भी संवैधानिक हो सकता है। हालांकि इसके लिए सरकार ने ना तो कोई लीगल एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया सुनवाई है और ना ही कोई लीगल एक्सपर्ट को बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर वो सुधार कर सकती थी और 60-40 जो आंदोलन है उसको रोकने के लिए वो लीगल एक्सपर्ट्स की भूमिका को क्लियर कर सकती थी कि चलो अब वो स्पष्टता के तौर पर बताना चाह रही है कि क्या कुछ हो रहा है, तो इससे बेहतर हो पाएगा, ये ऐसा प्रतीत होता है। जब 60-40 वाली आरक्षण की बात हो रही है तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर राज्यपाल को पुनः इस बिल को लौटा दिया जाता है तो राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा, या फिर राज्यपाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो ऐसे विधेयक को रिजर्व करके इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। मैंने राज्यपाल के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसमें वो किसी भी संवैधानिक विधेयक जो उनके पास आता है और उनको लगता है कि डिस्प्यूटेड है तो फिर इस विधेयक को वो वापस कर सकते हैं और सीधे तौर पर ये विधेयक चला जाएगा गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास में। तो यहाँ पर राज्यपाल बच सकते हैं कि उनके लिए ये डिस्प्यूटेड था, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो गवर्नर को निर्णय लेने के जगह पर प्रेसिडेंट को निर्णय लेना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी बात होगी अगर फिर से इसे वापस करता है हमारा जो राज्य सरकार का जो कैबिनेट है, अगर वो फिर से वापस करे इस बिल को तो देखा जाएगा। तीसरी बड़ी खबर को लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री का दावते इफ्तार पार्टी हुआ देर शाम को और मुख्यमंत्री ने खुद इसे बुलाया था। मुस्लिम समाज में नमाज और रोजा के बाद में इसे इफ्तार पार्टी देने का आयोजन चलन में रहता है। बिहार सहित दूसरे राज्यों में भी ये देखने को मिलता है। ऐसे में झारखंड में इस समय जो सरकार है उन्होंने खुद इस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसे लेकर स्टूडेंट तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट लिख रहा है कि इस समय में जो मुख्यमंत्री है वो इफ्तार पार्टी खाने में व्यस्त है तो स्टूडेंट लाठी खाने के लिए मजबूर है इस राज्य में। तो किसी ने प्रतिक्रिया किया है कि ये सरकार का दिखावापन है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। ऐसे ही ढेर सारे ट्वीट हमारे पास में आए हैं और सोशल मीडिया में भी चीजें चल रही हैं। एक और खबर आया साहेबगंज से। आज इन दिनों झारखंड लू की चपेट में है, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी का हालात को देखिए। गुड गवर्नेंस को लेकर जहां एक और आपने देखा होगा कि गुड गवर्नेंस को लेकर के झारखंड के डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ है और यहाँ की पंचायत को भी पुरस्कार मिला है। नानाजी देशमुख पुरस्कार एक पंचायत को भी मिला है और जिलों का जो चयन हुआ वो हुआ है कि आपको उत्कृष्टता अवार्ड के लिए गुमला डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। तो साहेबगंज की कहानी सुन लीजिए। साहेबगंज में 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर तो चलिए नेचुरल चीज है, लेकिन इस अप्रैल के महीने में स्कूल में अगर स्वेटर बांटा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप या तो पैसे का बंदरबाट कहेंगे या फिर विवेक की कमी कहेंगे कि इतने भी कॉन्शियस नहीं है हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग, जो इतनी गर्मी में भरी दोपहरिया में जब लोग को दिक्कत होती है तो अगर आप मफलर, स्वेटर और जैकेट बांटिएगा तो हालात को समझ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं उनकी स्थिति को समझ सकते हैं और क्या पैसा अगर निकल गया तो उसे खर्च करना ही है, तो कैसे खर्च करना है ये झारखंड में आकर कोई देखेगा तो उसे समझ में आएगा। लेकिन सवाल तो उठेगा कि एक और स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं, सरकार ऐसा बार बार बोलती है, फंड का भारी अभाव है। वहीं फॉर्चूनर गाड़ी, बंगला तुरंत मिलता है, पेंशन तुरंत बढ़ता है मंत्रियों का, विधायकों का। सवाल ये भी है कि क्या गर्मी में स्वेटर के लिए फंड है लेकिन स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है? ये साहेबगंज की कहानी। एक खबर, जो लोग जानवर से प्यार करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आपने देखा होगा कि अक्सर देर रात को या शाम के समय जब आप बाइक से जाते हैं तो कुत्ते दौड़ाकर काटते हैं।
तो लोग आवाज़ उठाते हैं कि कुत्तों को मार देना चाहिए या फिर उन्हें पकड़कर किसी और स्थान पर जाकर डाल देना चाहिए, या तो जंगल में छोड़ दीजिए या फिर किसी दूसरे स्थान में कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए गाइडलाइन में कहा है कि कुत्ता को भी मूल निवासी का दर्जा मिलेगा। कुत्ता जहां रहता है वहां का वो मूल निवासी है और उसकी मर्जी के बिना आप उसका मोहल्ला ट्रांसफर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जानवर एनिमल क्रूअल एक्ट, जो जानवर के लिए जो कानून बना था 1960 में, उस कानून का पालन होना चाहिए। और 2023 में जो कुत्ता का नियंत्रण, उसकी जो जन्म संख्या है, उसका नियंत्रण के लिए जो नियमावली बिल आया था, उसमें उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के साथ नसबंदी की प्रक्रिया भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो फिर रेबीज का संपूर्ण इंतजाम हो, और कुत्तों के लिए भी सरकार और राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो भी इस देश के ही वासी हैं और जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, वो वहाँ के मूल निवासी ही माने जाएंगे। यहाँ पर खास बात यह है कि पूरे भारत में मूल निवासी को लेकर इस समय में बहस चल पड़ा है कि कौन कहाँ का मूल निवासी होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके कुत्तों को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया है, उसे लेकर बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर भी आए थे, इसलिए आपके लिए जानना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी मोहल्ले से कुत्ते को आप विस्थापित भी नहीं कर सकते हैं, और उसे अगर कोई खिलाता है और कोई आश्रय देता है तो इस पर भी रोक नहीं लगा सकते। यानी कि कुत्तों को आश्रय देने का और उसे खिलाने का अधिकार अगर कोई व्यक्ति ने लिया है और वो काम को करता है तो उसे सहानुभूति देना चाहिए, उन्हें इनकरेजमेंट देना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप कुछ काम करें। अगर कुत्ते से रेबीज फैलने की समस्या है तो रेबीज रोधी कार्यक्रम चलाया जाए। अगर कुत्ता खतरनाक है फिर भी उसे मारा नहीं जाए। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि कोई भी, जैसे आज बहस चल रहा है कि क्या किसी क्रिमिनल को आप सीधा गोली मार देंगे, और अगर कहीं पर मारा जाता है तो इसे लेकर एक कार्यक्रम चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका क्यों बैठा है? तो यहाँ पर पशु क्रूरता अधिनियम लागू हो जाएगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कहा है कि बहुत से जानवरों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन खास करके जो कुत्ते आवारा कुत्ते के नाम से जाने जा रहे हैं और जिन्हें गली मोहल्ले में हमेशा मारा जाता है और उन्हें बैठने तक नहीं दिया जाता, ऐसे कुत्तों को भी जीवन जीने का अधिकार होगा। और आप जब आर्टिकल की पढ़ाई करते होंगे तो आर्टिकल 21 इनके ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को उन्होंने कहा है कि एनजीओ के माध्यम से और उन तमाम संस्था के माध्यम से भी लागू कराया जाए जो लोग इस समय इनके अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि ये कितना संरक्षित हो पाता है। अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए कई समर्थकों का ट्वीट दिखाएंगे जिन्होंने हेमंत सोरेन को अर्जुन की तरह करार दिया है और कहा है कि इस युद्ध में वो अकेले खड़े हैं। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी 1932, कभी 60-40 के नाम पर विपक्ष ही सारा खेल करवा रहा है। ऐसे में आदिवासी.com नामक चैनल ने मुख्यमंत्री की सराहना की है और उन्होंने सामने आकर मुख्यमंत्री के फेवर में कई सारे ट्वीट किए। आदिवासी.com ने यह भी लिखा है कि गवर्नर ने जो फाइल लौटाया है, ये आप अंदाजा कर लीजिए कि कैसा खेल चल रहा है। एक ओर से इन्हें परेशान किया जा रहा है, दूसरी ओर से बताया जा रहा है कि स्टूडेंट की हितैषी बीजेपी है, लेकिन जिस समय बीजेपी सत्ता में थी उस समय वो क्या कर रही थी सभी कोई जानते हैं। दूसरी ओर जेएमएम समर्थक कई लोगों ने हमें ट्वीट भेजा है और कहा है कि एक व्यक्ति को इतना परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आदिवासी समाज का यह व्यक्ति डरेगा नहीं और हारेगा नहीं। कुछ लोग हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाते हैं कि एक तरफा विश्लेषण करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे वह जेएमएम, हम किसी के पक्षधारी नहीं करते, और जहाँ जो सच होता है और जो चीज़ें आप हम तक भेजते हैं वही विश्लेषण में हम दिखाते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पक्ष की कोई वीडियो जारी होती है तो आप बहुत खुश होते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, लेकिन जैसे ही आपके अगेंस्ट वाला कोई वीडियो आ जाता है तो आप स्लैंग वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि भारत में लोग इतने अब स्वार्थी हो गए हैं कि अपने बारे में आलोचना नहीं सुनते। लेकिन याद कीजिए, राजनीति में आलोचना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर आलोचना नहीं होगा तो फिर हर कोई डिक्टेटर बनता जाएगा। और हम तो आलोचना भी नहीं करते, वही चीज़ दिखाते हैं जो दिन भर की खबरों में होती है और जो आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात